एक शख्स को वेंटिलेटर पे रखा गया उम्मीद पे, वो इंसान मर चुका था क्योंकि बिल काफ़ी अच्छा बन जाता है डे बाय डे बाय डे बाय डे। मैं बताऊँ, देखो ये ना बहुत हम भी सुनते हैं रोज इंस्टाग्राम पर, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको डेड बॉडी को वेंटिलेटर रखना पॉसिबल ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, हम तो काम करते हैं। पॉलिटिशियंस वो प्रेफर करते हैं टू गो टू द अदर कंट्रीज टू गेट द ट्रीटमेंट डन। तो हमारी माइंड सेट तो है ना शुरू से ही। आज अब इतने साल हम गुलाम रहे, हम 10 टाइम्स बेटर हैं उनसे। सम 10 टाइम्स अफोर्डेबल होंगे। ना सुन लो पूरी बात को। अच्छा 10 टाइम्स बेटर इन एवरी सेंस। ओके कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे सर्जरी की नीड नहीं भी होती है, फिर भी सर्जरी की जाती है जिससे कि वो बिल बन जाए। सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं नहीं कहूँगा डॉक्टर सारे अच्छे हैं, सारे ही बुरे हैं। कॉमन कंसेंट वाली गलती होती है कुछ। कंसेंट क्या होता है? अगर मैं आपकी बॉडी को टच कर रहा हूँ तो आई शुड हैव योर कंसेंट कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक बड़ा फेमस केस हुआ था, समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, सुप्रीम कोर्ट का गया था। उससे क्या केस है? फाइल्ड केस अगेंस्ट डॉक्टर्स क्योंकि मेरे विदाउट कंसेंट मेरी ओवरी निकाल दी। उसके फाइनल में डॉक्टर वाज हेल्ड गिल्टी। ऐसे कोई रिफॉर्म जो हैं बने हुए बट आज भी रेलेवेंट नहीं है? बताओ बेसिकली क्या है ना, रेलेवेंट रिफॉर्म्स हैं, रेलेवेंट हैं, लॉज हैं, पर वो हर जगह पहुंचे नहीं है। मेडिकल में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया कि मेडिकल के लॉज भी कुछ हैं। जैसे आपने कंसेंट की बात करी, कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ पढ़ाते नहीं है, ये कहीं था ही नहीं। तो क्या डॉक्टर्स डिप्रेस्ड हैं लॉ की वजह से? देखो डिप्रेस पता नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता नहीं कि लॉ भी है। मेरे लेक्चर के बाद आधे डिप्रेस में होते हैं। सर आपने बात की थी एथिक्स की। आई रिमेंबर वन केस जहाँ पे एक शख्स को वेंटिलेटर पे रखा गया उम्मीद पे, वो इंसान मर चुका था क्योंकि बिल काफ़ी अच्छा बन जाता है डे बाय डे बाय डे बाय डे। तो चलता रहा और जब पता चला कि भाई ये तो बहुत दिन पहले ही ऊपर पहुंच गए थे, इट्स अ बिग शॉक कि एक परिवार उस उम्मीद पे जी रहा है रोज़ाना। माँ उसकी आँखें भर रही है कि हाँ बाहर आएगा और वो बेचारा बच्चा जा चुका है। मैं बताऊँ, देखो ये ना बहुत हम भी सुनते हैं रोज इंस्टाग्राम पर। इसे ऐसा है? ऐसा नहीं है कि कहानी है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। ओके जरा सा हम सब सोच के देखें, अगर कोई मर जाता है 4-6 घंटे में बॉडी उसके कट जाती है। बट सर आजकल देयर आर सिस्टम्स टू कीप द बॉडी अलाइव। सुनो तो लेट अस उस पे आऊँगा बाद में ना। जी। ये बड़ा कि पॉसिबल ही नहीं है कि आपको डेड बॉडी को वेंटिलेटर रखना पॉसिबल ही नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, हम तो काम करते हैं ना। डेथ क्या, व्हाट इज डेथ? एक होती है ब्रेन डेथ। अब सपोज ब्रेन डेथ हो गई किसी की, मतलब उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, पर उसका वेंटिलेटर पे हार्ट और लंग चल रहे हैं, ठीक है। अब उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? अब हमारे देश में लॉज बहुत क्लियर नहीं है इसको लेकर के। अगर मैं उस समय वेंटिलेटर बंद कर दूं, इसका हार्ट चल रहा है, उसके लंग्स चल रहे हैं, दैट्स अमाउंट्स टू मर्डर। अब उनको तो मेरा पेशेंट तो मर गया था। अब उसमें कॉल कौन लेगा? अगर एक्चुअल मर गया, हार्ट भी बंद हो गया, लंग्स भी बंद हो गए, तो अब वो 2-4-6 घंटे के ऊपर तो बॉडी में सब कुछ चेंज आना शुरू हो जाएंगे। ये दिनों की तो बात छोड़ती, घंटों की बात होती है। पर अगर कोई जिसको ब्रेन डेड है और उसके बाकी चीज़ें चल रही हैं, उसमें क्या करना, तो बहुत इस पर ठीक है, उसमें सरकारें काम कर रही हैं, लॉज बन रहे हैं। पर आपने कहा जी मेरा पेशेंट तो 4 दिन से, हमें तो 4 दिन से पहले पता है मरा पड़ा था जी, जबरदस्ती बिल के चक्कर में रखा होगा। पॉसिबल ही नहीं है। ये रोज़ सुनते हैं हम लोग कहानी, पर ऐसा होता नहीं। ब्रेन डेड हो गया वो, पर हार्ट लंग चल रहे हैं बिकॉज ऑफ लंग उसमें, तो उसको फिजिकल तो चल ही रहा है ना। और उसको उस समय क्या लीगल प्रोविज़न है डॉक्टर के पास में, क्या नहीं है। सो डू यू फील कि ऐसे में डॉक्टर को पेशेंट की फैमिली को बताना चाहिए कि क्या सिचुएशन है? बिल्कुल बताते हैं, मतलब बताने लायक चाहिए भी, अगर बताते हैं, सुबह शाम बताते हैं, कई बार बताते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हाइड नहीं कर सकते और करते भी नहीं ज़्यादातर। पर जो स्टोरी चलती है ना आपके सोशल मीडिया में, वो नहीं है सही में, पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोच के देखो ना, अगर कोई आपके घर में किसी कहीं कोई बॉडी डेथ हो जाए, आप देखो 4 घंटे बॉडी का क्या हाल होता है। इज इट पॉसिबल टू कीप इट फॉर? सर वी प्रिज्यूम कि शायद वहाँ पे सिस्टम ऐसे होते होंगे। मैं बता सिस्टम कि वो उसको डेथ को आप ऐसे कह रहे हो। अब मान लो वो ब्रेन डेड है, उसमें कई बार पेशेंट ही कहते हैं सर कोशिश कर लो, ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अब हुल सर्टिफाइड कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। अब उसमें ठीक है, अभी आजकल लीगल ये पैसिव यूथनेसिया वगैरह को लेकर के लॉज बन रहे हैं कि अगर आपने वन सर्टिफाइड इट कि भाई ब्रेन डेड हो ही गया है, तो उसके अपने लॉज हैं, अपने तरीके हैं, देन यू कैन स्विच ऑफ द वेंटिलेटर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह बात होती है। पर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है ना, ये तो उसमें नहीं पहुँचता आगे जी, तो हमें तो पता है 5 दिन से मरा पड़ा है, तो बिल के चक्कर में रखा, ऐसा होता नहीं। सर कई बार एक रेजिडेंट डॉक्टर
जो कि नाइट ड्यूटी पे हैं, बिकॉज मेन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनके हवाले पेशेंट होता है एंड कुछ हो जाता है एंड वो डॉक्टर संभाल नहीं पाता है, मेन डॉक्टर आ नहीं पाता है, गया पेशेंट। क्या करें इस केस में? नहीं देखो ऐसा, पहली बात तो व्हाट डू बाय मेन डॉक्टर, सपोज अगर पेशेंट एडमिट है ना, जिनके अंडर है वो केस, नहीं जिनके एक सपोज एक इसमें यूनिट में 3-4 डॉक्टर होते हैं, क्या 3-4 वहाँ होना जरूरी तो नहीं होता। जो नॉर्मली ड्यूटी पे होते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। जहाँ अनक्वालिफाइड है उनकी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, गलत है उनको, दे आर रॉन्ग। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर तो एक कोई ना कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हमेशा मतलब होना चाहिए आपके लिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब सारे के सारे अवेलेबल जरूरी नहीं होता, एक सिस्टम होता है हमेशा। अब सारे 4 डॉक्टर 24 घंटे बैठे रहे तो फिर आप सिस्टम बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो जाएगा। एक डॉक्टर ड्यूटी पे हमेशा होता है, उसके ऊपर एक सिस्टम होता है कि उसका कंसल्टेंट है या जो भी है, तो ये भी कैपेबल डॉक्टर्स होते हैं। कभी इनको लगता है ज़रूरत है कुछ भी तो हमेशा वो ऑन कॉल पे और सब कुछ होते हैं। तो दैट दिस सिस्टम वर्क एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर जगह अब हर नर्सिंग होम को हम एम्स नहीं बना सकते। अब सोचो जी कि एम्स में तो इस नर्सिंग होम में वेंटिलेटर क्यों नहीं था, इस से ये क्यों नहीं था, वो नहीं था, हो नहीं सकता ना, फिर तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हमेशा ग्रेडिंग सिस्टम होता है। हॉस्पिटल्स में भी ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर अलग होते हैं, कंसल्टेंट्स अलग होते हैं, कंसल्टेंट भी ऑन कॉल होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं। ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है और जो होते हैं वो भी क्वालिफाइड होते हैं। कई बार देखा है सर कि पॉलिटिशियंस वो प्रेफर करते हैं टू गो टू द अदर कंट्रीज़ टू गेट द ट्रीटमेंट डन। दे थिंक कि नहीं हम लोग अपने देश में जो अच्छे अस्पताल का इनाग्रेशन करने जाते हैं वहाँ वो खुद नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको एक डाउट रहता है कि वो वापस सही सलामत आएंगे नहीं आएंगे। तो ऐसा लॉस ऑफ ट्रस्ट क्यों है? बात खाली पॉलिटिशियंस की नहीं है, बहुत से जो टॉप लोग भी हैं वो प्राइवेट, हाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल। देखो ऐसा कि हमारी एक माइंड सेट तो है ना शुरू से ही। आज अब इतने साल हम गुलाम रहे तो हमारी वो कॉलोनियल माइंड सेट तो हमारा आज भी है। वी ऑलवेज थिंक कि वेस्टर्न आर बेटर देन अस। बेटर नहीं है सर, हेल्थ केयर उनका बेटर तो है सर। चलो मैं बता रहा हूँ उसमें, उसमें आता हूँ मैं, है कि नहीं, वी ऑलवेज थिंक लाइक ना। अब वो बेटर है कि नहीं है, अगर आप देखोगे ना, अगर आप इंडियन हेल्थ सिस्टम आप कंपेयर करोगे यूके और यूएस से, 2 कंट्रीज बताता हूँ, हम 10 टाइम्स बेटर हैं उनसे। मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम 10 टाइम्स अफोर्डेबल होंगे ना सुन लो पूरी बात को। अच्छा, 10 टाइम्स बेटर इन एवरी सेंस। ओके, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे। एक्सेसिबल अगर आपको कोई बंदा बता दो यूएस में, दिखा दे स्पेशलिस्ट पे, अग्री सर, 2 महीने से पहले वो बैठा रहता है कि कब होगा। मैं आपको 1 घंटे में दिल्ली के टॉप डॉक्टर को दिखा देता हूँ किसी भी स्पेशलिटी के। अग्री। अगर जो चीज एक्सेसिबल ही नहीं है तो काहे का अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल बताना जरा। योर पॉइंट इज राइट सर। अब बताओ, आपको कोई बंदा पूछ के बता दो मेरे को। सर माइक पास कर लीजिए। सॉरी, आपको कोई भी नो पूछ के देख लो, फील्ड है सर वहाँ का सिस्टम फील्ड। अगर जो चीज़ अवेलेबल है आपको एक्सेसिबल ही नहीं है, आज स्पेशलिस्ट को दिखाना हो आपको 1-1 महीने तक उसका अपॉइंट, कई महीने वो एग्री सर, एब्सोल्युटली एग्री। में अवेलेबल है कि नहीं? और वहाँ से 1/10 कॉस्ट में अवेलेबल है और इक्वली क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ भी इंडियन जाके बैठे हुए, तो वो बेटर है कि हम बेटर हैं उनसे। तो मे भी शायद जो सिस्टम है कि जो लापरवाहियाँ हो जाती हैं बिकॉज लोग इतने सारे हैं, क्या वो रीज़न है? पॉपुलेशन इज अ बिग रीज़न। हर जगह आप उसको ना उससे मत करके चलिए। ठीक है, मैं मानता हूँ इंडिया में कम से कम सरकारी सिस्टम में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अपनी कैपेसिटी से कई गुना डॉक्टर्स काम करते हैं, कई गुना, तो उसमें चांसेस वेरी ज़्यादा है। अगर मुझे एक पेशेंट को एवरेज 10 मिनट देने चाहिए और मैं 2 मिनट दे पा रहा हूँ तो लाइक्लीहुड बढ़ जाएगा, ये मानता हूँ, ठीक है। पर इंडियन सिस्टम अगर आज आपको दिखा रहा है, आपने जैसे कह रहे हैं कि मैं एक दिन में सारे टेस्ट करा लिए और सबको दिखा लिया, आप वहाँ देख करा के दिखा लेते, नहीं करा सकते, है ना? फिर नहीं सर, मैं यहीं पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, मैं इंडिया में रहने वाला हूँ। मैं खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ इंडियन मेडिकल सिस्टम बहुत बेटर है उनसे, बहुत बेटर है, ठीक है। मैं अब क्या होता है, कहानियाँ वही आती हैं जो नेगेटिव होती हैं। ये भी अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जो भी आता है मेरे सामने, अब आपके इंस्टाग्राम पे वही छपेगी जो गलत होगा। जो अच्छा हुआ, जो डॉक्टर सो रहा था उसकी फोटो आ गई, तो डॉक्टर काम कर रात भर उसकी फोटो कभी नहीं आएगी। हजारों डॉक्टर रात भर काम भी तो कर रहे हैं, उनकी फोटो नहीं आएगी। हम लोग हमारे मतलब हमारी प्रॉब्लम भी है, हम लोग एज सोसाइटी ऑल्सो ना, किसी को खींचने में और किसी को नीचे डाउन करने में बड़ा मजा आता है, हम अप्रिशिएट नहीं करते जल्दी से लोगों को। ये है ट्रू। मेरे बहुत सारे जो नोन हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं यूएस और यूके में रहते हैं, वो इतने परेशान होते हैं जब कि सर वहाँ तो मतलब अब मुझे टेलीफोनिक कंसल्टेशन लेते रहते हैं बेचारे, तो एक्सेसिबल मतलब नहीं है वहाँ, बात वो खुद परेशान है, आपने बात नहीं है। यस सर, आपने बात करी कि कंसल्टेशन वाया टेलीफोन, तो अगर व्हाट्सएप पे या वर्बल कंसेंट अगर दिया है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? क्या वो लीगली मान्य है या नहीं? ये देखिए, ऐसा होता है कि जब प्री कोविड एरा था ना, तो आई यूज्ड टू स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट टेलीफोनिक कंसल्टेशंस। ओके, हम तो कहते हैं भाई हमेशा दिल्ली जैसे शहर में तो आके दिखा सकते हैं, दिखा जाइए, ठीक है।
अब कोई बहुत ही इमरजेंसी है और आपको लगता है भाई टेलीफोनिकली कोई आपने बुखार है तो क्या करना चाहिए, पैरासीटामोल ले लो, पर शुड बी विद ऑलवेज ए कॉशियस कि आप ले लो और एट द अर्लीस्ट मोमेंट जाके दिखा दो, क्योंकि आपने तो सोचा कि हल्का सा बुखार है, पता नहीं कल को क्या निकले। तो इन जनरल वी आर अगेंस्ट कि भाई आपको टेलीफोन कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है 24 घंटे अवेलेबल है, आपके विद इन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई हॉस्पिटल है। सो लेट्स टॉक अबाउट एंटायर कंट्री सर। इंडिया बहुत बड़ा देश है तो उसमें देखो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन में टेलीफोन कंसल्टेशन को लेकर के बनी हुई है। बहुत बड़ा देश है जहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं नहीं है एक्सेसिबल सर। या पढ़ना भी आ गई इसकी गाइडलाइन अभी। तो क्या सर? ये नेशनल मेडिकल कमीशन की ना टेली कंसल्टेशन को लेकर गाइडलाइंस हैं इनकी। क्या है उसमें सर? काफ़ी डिटेल में। क्रक्स क्या है सर? क्रक्स तो ये कि उसमें वो लीगली है, आप कर सकते हो, पहली बात तो लीगली कर सकते हो। कर सकते हो लीगली। हाँ। अच्छा। दूसरा पर उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कंसर्न लेने हैं, क्या उसकी लिमिटेशन, सारी बातें मैं आप बता रहा हूँ। पर मेन बात ये कि टेलीफोनिक जब पूरे देश को देखो ना बहुत तरीके से, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ना पहले और अब में बहुत फर्क। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर जगह हर तरह का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो टेली कंसल्टेशन पेशेंट को डॉक्टर हो सकता है, पर डॉक्टर को डॉक्टर भी हो सकता है। वहाँ जो एक पीएचसी में डॉक्टर बैठा समझ में नहीं आ रहा तो दिल्ली में कॉल करके कर सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं ये इनके अपने प्रोज हैं, पर इट शुड ऑलवेज बी विद सम काइंड ऑफ कॉशन कि आपको ऐसा ना हो कि कल को आप डॉक्टर ऐसे आपने तो उसकी भलाई को करके आपने एडवाइस दे दी, ट्रू, और कल को कुछ हो जाएगी आपने बता दिया जी आपने, हम तो आ ही जाते दिखाने। तो थोड़ा सा कॉशन लेना पड़ेगा, पर दिस थिंग्स विल स्टे, दे आर गोइंग टू। सर वो ऑब्जर्व कि हर प्रिस्क्रिप्शन पे ना लिखा होता है नॉट फॉर मेडिको लीगल पर्पस। सब पे नहीं, 10% पे लिखा होता है, और ये गलत है, जिनको पता नहीं है ये नहीं लिखना चाहिए उनको। नहीं लिखना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। एवरी प्रिस्क्रिप्शन इज लीगल डॉक्यूमेंट। ओके। एवरी प्रिस्क्रिप्शन लीगल डॉक्यूमेंट। एंड एवरी व्हाट्सएप मैसेज क्या वो कोर्ट में मान्य है या उसकी कोई वक़्त नहीं है? ये इन चीज़ों में भी कोई लॉ है हमारे देश में है नहीं। अभी नहीं है। जो पता जो MCA कोड ऑफ एथिक्स था 2002 में बना था, कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। 23 साल पहले तो बहुत कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ आ गया। तो अभी नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन चीज़ों को लेकर अपनी गाइडलाइन बनाई थी, पर अभी वो अबेंस में है। अब मुझे लगता है देखो ऐसा कि बहुत डायनेमिक सोसाइटी है, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। अब सरोगेसी है, ART है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जीनोमिक्स हैं, जो चीज़ कभी थी नहीं जी, अब आ रही है ना। तो इनको लेके आपको लॉज बनाने पड़ेंगे, लॉज को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये अगर ये अब व्हाट्सएप मान्य है कि नहीं मान्य तो कोर्ट बताएगी। सो मतलब सर अगर एक आम पेशेंट है एंड अगर वो व्हाट्सएप के ज़रिए कंसल्ट करता है तो या फ़ोन से करता है कंसल्ट, तो डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर मांगे, चाहे फोटोग्राफी आ जाए। वो करे क्यों? करता किस लिए हो? मतलब पेशेंट को करना नहीं चाहिए ना। दे शुड गो एंड विजिट द डॉक्टर और गो द अगर सपोज नहीं जा पा रहा है एंड इफ यू तो कंसल्ट वो इट फिर ऑनलाइन, इट इज बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट। डॉक्टर्स को का मन है दिया ना दे, अब ना करे कंसल्टेशन। डॉक्टर कैन ऑलवेज रिफ्यूज। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। क्योंकि भाई आपके पास लिमिटेड नॉलेज है। अगर मैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन दे रहा हूँ, इट इज चॉइस ऑफ डॉक्टर्स वेदर दे वांट टू डू इट नॉट। डॉक्टर्स की नहीं गलती और भी होती है क्या कि कॉमन कंसेंट वाली गलती होती है कुछ? नहीं, कंसेंट क्या होता है, इसको हम लोग इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, ठीक है ना। कंसेंट क्या होता है, अगर मैं आपकी बॉडी को टच कर रहा हूँ तो आई शुड हैव योर कंसेंट कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और उसमें एक वर्ड होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो अगर हम लोग कोई प्रोसीजर करते हैं किसी की बॉडी, तो एक में से डॉक्टर को कंसेंट लेना पड़ता है। उसके अपने लॉज हैं, उसके अपने गाइडलाइंस हैं। एक बड़ा फेमस केस हुआ था समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा, सुप्रीम कोर्ट का गया था। तो उसमें क्या केस है? उसमें केस ये था कि कोई लेडी थी 45 ईयर्स ओल्ड की, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, तो यूट्रस हिस्टेक्टोमी बोलते हैं उसको, रिमूव किया गया। उसका कंसेंट दिया था कि हिस्टेक्टोमी कर देना, तो कंसेंट लेके अब डॉक्टर ने अपने ओन विजडम, जो डॉक्टर थी गायनेकोलॉजिस्ट, उसने कहा जिसकी ओवरीज भी निकाल दी, ओवरी साथ में होती है, उसने कहा 45 ईयर्स हो गई, ऑलमोस्ट चाइल्ड बेयरिंग एज खत्म होगी, तो बाद में कल को प्रॉब्लम है मैं निकाल देती हूँ। बाद में उस लेडी ने फाइल्ड केस अगेंस्ट डॉक्टर्स कि मेरे विदाउट कंसेंट मेरी ओवरी में निकाल दी। कंसेंट मैंने खाली यूट्रस का दिया था, ठीक है, क्योंकि ओवरी निकाल के कई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। तो वो केस काफ़ी लंबा चला था, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद मैंने बोला ना मेडिकल लॉ है ही नहीं। अगर पहले से लॉ होते कि कंसेंट के लॉ तो है ही नहीं ना, तो अब कर दिया तो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो लॉ बन जाता है ऑटोमेटिकली। उस केस में क्या हुआ सर फाइनली? उसके फाइनल में डॉक्टर वाज हेल्ड गिल्टी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू शुड नॉट एक्सीड द स्कोप ऑफ कंसेंट। बट सर अगर आपने जितना कंसेंट लिया है उसकी बियॉन्ड नहीं जाएंगे, उतना ही रोक देंगे, अनलेस समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग इज देयर व्हिच यू नीड टू एक्सप्लेन लेटर ऑन। अगर मैंने आपको यूट्रस का किया तो मैं यूट्रस के बाद में नहीं करूँगा उसको। तो अब उसके बाद ये जब मैं डॉक्टर्स को लॉ पढ़ाता हूँ तो हमेशा कहता हूँ 3-4 चीज़ें हैं जो कंसेंट में जो गलती करते हैं। तो एक तो ये कि आपको कभी भी अपने जो कंसेंट की बियॉन्ड नहीं जाना है, अनलेस देयर इज इमरजेंसी और लाइफ सेविंग।
सर इट रिमाइंड्स मी ऑफ द एयर क्रैश, जहाँ पे जो पायलट है उससे पूछते हैं सवाल कि आपने रूल बुक को फॉलो क्यों नहीं किया। वेयर एज द पायलट सेज कि भाई उस समय पे उस एल्टीट्यूड पे जो मुझे सही लगा मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने वो किया जो कि सही था। इंटेंट वॉज लाइक ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे हो सकता है द डॉक्टर न्यू इट कि ये कॉम्प्लिकेशंस और हो सकती हैं, तो लेट मी टेक एन इमीडिएट एक्शन। अब उस टाइम पे शी कांट वेक अप द पेशेंट कि अरे उठो 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 तुम बताओ यहाँ पे साइन करो, वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसमें डॉक्टर की गलती क्यों हुई? वही तो मैं भी कर रहा हूँ, क्यों है, आई एम सेइंग बस क्यों है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इतने ज़्यादा लॉ बन जाते हैं ना, अब लॉज बहुत हैं, लॉज कॉम्प्लिकेटेड है। अब कई जजमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे डॉक्टर ने राइट इंटेंट में काम किया है, पेशेंट को बचाने के लिए कर दिया। अब पर जब वो कोर्ट में गया तो बहुत सी बातें होती हैं, जजमेंट मान लो उसके खिलाफ चला गया, तो बाकी डॉक्टर डरेंगे ना फिर। ट्रू भाई उस सिचुएशन में आपने ठीक कहा, मेरे को तो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना है, पर मुझे लगा कि पहले उसको बचाऊं कि पहले अपने आप को बचाऊं। अगर कुछ हो गया, सपोज बच गया तो ठीक है, मान लो कुछ हो गया तो कल को कोर्ट में खड़ा कर दे जो आपने कैसे कर दिया। सही बात। अब लॉ ऐसा है तो है ना, मैं क्या करूं? या तो मुझे लिबर्टी मिले कि मेरे को प्रोटेक्शन मिले कि मैं ले सकता हूँ डिसीजन, मैं नहीं ले सकता। उसमें अगर उसने ओवर निकाला उसको क्या मिलना था? सही बात है। उसने लगा भाई 45 ईयर्स ओल्ड लोग दोबारा सर्जरी कराएगी, मैं ही कर देती हूँ, शी वॉज पेनलाइज्ड। ऐसे बहुत से केस सुनने को आते हैं। आप मान लो लेप्रोस्कोपी सर्जरी करनी है आपकी, डॉक्टर को लेप्रोस्कोपी करनी है, कई बार लेप्रोस्कोपी में प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हमें ओपन करनी पड़ती है। एज पर लॉ अपने लेप्रोस्कोपी कंसर्न लिया आप ओपन नहीं कर सकते, तो क्या करोगे जी उस समय? हाँ, बंद को तो बाद एक हफ्ते दोबारा करोगे। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने कहा अगर आप कोई सर्जरी करते हो एंड यू एंटिसिपेट कि ऐसा हो सकता है ये करना, तो आप पहले कंसर्न दोनों का लेके चलो कि भाई मैं लेप्रोस्कोपी का ले रहा हूँ, अगर गड़बड़ होगा तो मैं ओपन भी कर सकता हूँ, दोनों ताकि पेशेंट को पता हो चाहिए। पर फिर भी सिचुएशन मान ली ऐसी आ जाए जो आपने कंसर्न नहीं ले रखा, तो आप देखो अगर वो लाइफ सेविंग है तो आप कर लो। देखो मेडिकल थिंग्स आर सुपीरियर इन द लीगल इश्यूज, मेडिकल कंसिडरेशंस सुपीरियर टू लीगल इश्यूज। अगर आपने पेशेंट को जान बचाने के लिए कहा और बाई चांस नहीं बची, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उस कंडीशन को, भाई मैंने इसलिए किया तो बचाने के लिए, तो आपके साथ में है लॉ। क्योंकि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ और बाई चांस जान नहीं बची तो वो तो पीछे पड़ जाएंगे जो आपने कैसे कर दिया जी। तो कई बार ये देखा मैंने, पेशेंट इसका मिसयूज़ करते हैं कि उन्होंने कंसर्न नहीं लिया था जी। अरे भाई कंसर्न लिया तो अब तुम्हारे सामने ले गए, तुम्हारे सामने पेशेंट एडमिट हो, तुमने पैसे जमा कराए, तुम मोटी में ले गए, सबको आप करें कंसर्न नहीं लिया। आप अगर पेपर में गलती ढूंढने लगो तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सही बात है। आप ढूंढने लगो तो आप तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन चाहिए इस चीज़ में। अगर फिर आप वो भी बिल्कुल फिर लॉस से चलते हैं, भाई पहले आप कंसर्न दो फिर मैं हाथ लगाऊँ, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। ये सब भी है ना उसके चक्कर। एक जो आम आदमी है वो कहाँ मरना पसंद करे, सरकारी लाइन में या प्राइवेट के बिल में? देखिए तो देखो ऐसा कि आम आदमी तो हिंदुस्तान में हर जगह मरता है। वो तो राशन की दुकान के लाइन में मर रहा है और रेलवे स्टेशन के बाहर भी मर रहा है और एडल्ट्रेटेड फूड खा के भी मर रहा है और हवाई जहाज गिरने से भी मर रहा है ना, रोड एक्सीडेंट से भी मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं। मतलब ये तो हम लोग को ही तो शायद, मैं तो कई बार कहता हूँ प्रोबेबली वी आर सर्वाइविंग बाई चांस नॉट बाई चॉइस। अब अखबार में पढ़ लीजिए कि सारा ही फूड एडल्ट्रेटेड है यहाँ पे। सर कौन सी चीज़ हमारे देश में कौन ईमानदारी से काम करता है? रोज पेट्रोल, रोज पुल गिर जाते हैं, सड़कें गिर जाती हैं, ठीक है ना। वो तो एक नियति हमारी बन गई है। सर कहीं ना कहीं हमने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं उनके पास तो मतलब ठीक होके ही आएंगे, हमें संभाल लेंगे, हमारा ध्यान रख लेंगे। एंड वेन एवर वी सी नेग्लिजेंस लाइक दिस, तो बस वो कुछ विश्वास टूटता है। किसी का अगर परिवार का कोई बंदा चला जाता है ना, उससे कुछ नहीं आता समझ, फिर लॉजिक या देखिए इसको ना, एक मैं बताऊँ आपको, एक बात है ना, पहली बात तो भगवान का दर्जा देना नहीं चाहिए कभी भी। डॉक्टर भगवान का दर्जा मानते नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। अब क्या होता है कि ये आपका सोचना है कि हम अस्पताल जाएंगे तो ठीक होके आना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर तो हर कोई अमर हो जाए, इमॉर्टल हो जाए, नहीं होता ना। सही बात है। वी आर नॉट मॉर्टल, वी आर नॉट इमॉर्टल्स, है ना। अब क्या होता है कि मेडिकल में किसी भी बीमारी को इलाज करने का करंट नॉलेज के बेस में कोई प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर मैं किसी बीमारी का इलाज करूँगा तो कैसे करूँगा? हमने पढ़ा है और पढ़ने के अलावा मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करता हूँ। मैं उस नॉलेज के बेस पे उस ट्रीटमेंट का इलाज करूँगा जी, ट्रीटमेंट करूँगा बीमारी का। पर उसका आउटकम हमेशा पॉजिटिव है, ज़रूरी नहीं। बिल्कुल। अब सर्जरी करूँगा तो हो सकता है सर्जरी का आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो। ये रिस्क तो हमेशा रहेगा। अब या मैं इस रिस्क को ना लेके सर्जरी करना बंद कर दूँ, इलाज करना ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर मैं 100 लोगों की सर्जरी करता हूँ, 1000 की करता हूँ, तो एक स्टैंडर्ड है कि भाई इतने लोग ठीक होंगे, इतने लोग नहीं भी ठीक होंगे। अब जो नहीं ठीक होंगे हर कोई कहेगा जी नेग्लिजेंस कर दी थी, डॉक्टर ने मार दिया,
ये तो पॉसिबल नहीं है ना। Makes डॉक्टर sense. तो अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल करेगा मरीज के लिए, ठीक है। जहाँ लापरवाही को हम डिफेंड नहीं करते, पर आप ये मान के चलिए कि अस्पताल में जाने का मतलब नहीं कि आप इमॉर्टल हो गए, नंबर 1। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस आर नॉट नेग्लिजेंस, कॉम्प्लिकेशंस आर बाउंड टू अगर आप सर्जरी करो तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, दुनिया में होंगे। अगर आप मुझे, मैं इस बात की गारंटी दूं कि जी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं सर्जरी कर ही नहीं सकता। अब जो हमारे पास केसेस आते हैं उनके बारे में जो कॉम्प्लिकेशंस और नेग्लिजेंस में फ़र्क है। हाँ, डॉक्टर की एबिलिटी ये कि भाई जो कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, जो आप स्टैंडर्ड सब जगह हो रहे हो उससे ज़्यादा आपको रेट नहीं होना चाहिए। आप टाइम से कॉम्प्लिकेशन को आइडेंटिफाई करिए, उसके कैपेबल होना चाहिए, और आप कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के कैपेबल होने चाहिए, और आपने किया। उसके बाद अगर आउटकम कुछ भी होगा तो फिर आपकी गलती नहीं है, पर आप उस ट्रीटमेंट को करने की कैपेबल नहीं थी, आपकी डिग्री प्रॉपर नहीं थी, आपने लापरवाही करी, आपने कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने इनको मैनेज नहीं किया, फिर गड़बड़ हो गई तो फिर आप लायबल है। बिल्कुल, एंड आई एग्री विद यू सर। अभी कुछ साल पहले आई बिकेम अ फादर एंड इट वॉज कम्प्लीटली स्मूथ, द प्रेगनेंसी वॉज परफेक्टली स्मूथ, एंड लेबर रूम में मेरी वाइफ को पेन नहीं आए। एक दिन तक कोशिश किया कि नेचुरल हो जाए, बट पेन नहीं आए, एंड इवेंचुअली शी हैड टू गो फॉर अ सी सेक्शन। ठीक है। सो जब डॉक्टर से बात हुई तो शी सेड कि गले में जो रॉड और नाल होती है, कॉर्ड होती है, वो आ गई थी, इसलिए वी हैड टू गो फॉर इट, एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था तो वी हैड टू गो फॉर द सर्जरी। अब आम पेशेंट कैन थिंक कि अरे डॉक्टर को तो ना पैसा बनाना था, ठीक है, चीज़ें बढ़ानी थी, इसलिए उसकी सर्जरी लिख कर दी। आई कैन ट्रस्ट द डॉक्टर, ट्रस्ट द हॉस्पिटल, दैट्स वन पर्सपेक्टिव। लेकिन सच ये भी है कि कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे सर्जरी की नीड नहीं भी होती है, फिर भी सर्जरी की जाती है जिससे कि वो बिल बन जाए। तो यहाँ पे एथिक्स एंड मॉरल्स का क्या रोल है? ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको ना, दुख ऐसा कि डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मैं नहीं कहूँगा डॉक्टर सारे अच्छे हैं, सारे ही बुरे हैं। सोसाइटी में हर जगह ऐसे रिफ्लेक्शंस हैं उसी का। आप अगर सिजेरियन की बात करें, मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ जी। हम लोग बच्चे जब डिलीवरी होती है हम लोग वहाँ होते हैं, बच्चों को देखते हैं, ठीक है। और हमारे लिए पहले 30 सेकंड टू 1 मिनट सबसे क्रूशियल होते हैं, उसमें बच्चे की लाइफ डिपेंड करती है। अगर बच्चे ने 30 सेकंड से 1 मिनट में सांस ले ली प्रॉपर, बच्चा पिंक हो गया तो लाइफ ठीक है। अगर वहाँ गड़बड़ हो गई तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जी। अब जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है ना, इसमें कई बार सो मैनी थिंग्स कैन गो रॉन्ग एन एवरी स्टेज। अब उसी स्टेज में, सेम स्टेज पे 2 डॉक्टर के 2 ओपिनियन हो सकते हैं। एक बंदा एक गायनी वाला कह सकता है जी मैं तो नॉर्मल ट्राई कर सकती हूँ, देख लेते हैं। एक बोलेगा नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना बच्चे के लिए, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अब कई बार अब तो कम होता है, पहले मैं देखा कि किसी नर्सिंग होम ने कहा जी ऑपरेशन करना है, तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो नहीं कराना जी। कई बार होता ट्रस्ट, उन्होंने कहा हम दूसरी जगह ले गए। अब दूसरी जगह लेके सेकंड वाले ने देखा ठीक है भाई मैं नॉर्मल डिलीवरी करा देती हूँ, हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ अगर अब नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो पहला डॉक्टर गलत था जी, पैसे का चक्कर में करा रहा था। और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, कुछ फंसा गया तो ये डॉक्टर करा तो वो डॉक्टर ठीक था जी। बाहर निकल के क्या बात होगी कि डॉक्टर ऐसा करते हैं, हाँ। XY तो खत्म हो गया ना। अब हम इस चीज़ को रोज़ फेस करते हैं। कई बार होता है कि मैं हो सकता है कि मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, हो सकता है कई बार उस सिचुएशन में नॉर्मल हो जाती जहाँ आपने ऑपरेशन किया, पर हो सकता है ना होती बच्चा फंस जाता, कुछ बच्चे का कॉम्प्लिकेशन हो जाता। तो आप कितना रिस्क लोगे कितना नहीं होगा, उस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे एज ए फादर बात करें, आप मैं पीडियाट्रिशियन, मेरे दोनों सिजेरियन है, हमसे तो कोई पैसा नहीं ले रहा था, है ना। पर मुझे जब कहा, मैंने कहा नहीं मैं रिस्क नहीं लूँगा भाई। तो मैं कह रहा हूँ उसके ये भी एस्पेक्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैंने कहा डॉक्टर्स भी रिफ्लेक्शन सोसाइटी है, अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छे लोग बुरे लोग हैं। पर मैं जहाँ तक जानता हूँ अंदर का, तो ज़्यादातर लोगों का इंटेंट ये नहीं होता। हाँ, ये इंटेंट हो सकता है यार रिस्क नहीं लेना। अब कई बार होता है मतलब 6 महीने में, साल में 2-4 केस मेरे सामने ऐसे आते हैं कि जहाँ हमें लगता था कि कर देते हैं ऑपरेशन, हमने नॉर्मल कर ट्राई कर लिया फॉर वॉट एवर रीज़न, और बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, देन वी रिग्रेट अ लॉट कि ये बच्चा उसका ज़िंदगी भर मेंटली रिटार्डेड रह जाए। अगर उस समय 1 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका बच्चा लाइफ लॉन्ग रह जाए, देन यू रिग्रेट अ लॉट। हो सकता है उस एक बच्चे के चक्कर में 5 हम फालतू कर रहे हो, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, पर वो एक भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अब इनका क्या है, इनका ना कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। अगर जरा से ओरनल तो एक स्पेसिफिक करना ही करना होता है। जब आप कह रहे हैं वो नाल कॉर्ड है, कॉर्ड जो लटकी हुई थी, अगर उसमें तो मोस्टली करना ही होता है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं। पर कई सिचुएशन ऐसी कि जहाँ पे दोनों काम कर सकते हो,
तो वो जो ग्रे एरियाज होते हैं तो आई थिंक लेटर बेस्ट लीव ऑन डॉक्टर्स। मैं कहता हूँ चलो ट्रू, हो सकता है एक आध फालतू हो जाए, पर उसके बदले आपने कितने बच्चे बचा लिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट Right, है। right. अब हम लोग जब बिगिनिंग ऑफ कैरियर में हम बहुत बच्चे देखते थे जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत होती थी, अब नहीं देखते। हमें सालों में एक भी, क्योंकि अब बहुत ये चीज़ें बढ़ गई मे बी, पर यस। आउटकम बेटर है बच्चों का। से बात करते हैं कि सबसे कॉमन मिस्टेक जो डॉक्टर्स हर दिन कर सकते हैं, अगर डॉक्टर आपको सुन रहे हो इस समय, तो वो क्या जाने? देखो डॉक्टर्स का क्या होता है, देखो दो इश्यूज होते हैं, एक लीगल इश्यूज होता है और एक एथिकल इश्यूज होते हैं। लीगल इशू होते हैं जो लॉ में लिखा हुआ है कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और आप उसको वायलेट करेंगे तो इट्स अ पनिशेबल एक्ट। अब इंडिया में मेडिकल लॉ जैसे कोई चीज़ है नहीं, शुरू से नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर देयर आर नो मेडिकल लॉज इन इंडिया। हाँ, मेडिकल लॉज के नाम से कोई चीज़ नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। या तो लॉ ऑफ टॉर्ट है जो एक सिविल लोगों के ऊपर होता है सब पे, या ज़्यादातर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं किसी पर्टिकुलर केस में वो हमारे एप्लीकेबल होते हैं, या कन्वेंशंस होते हैं कि भाई इस कंडीशन में ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, या सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन सेंस होता है, ठीक है। अगर आप इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ऐसा किया या आपने ऐसा नहीं किया, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये तो लॉ की बात। दूसरा होता है एथिक्स, जैसे हमारा MCA कोड ऑफ एथिक्स होता है जो हमारे डॉक्टर्स पे एप्लीकेबल होता है। एथिक्स क्या होता है कि भाई मेरी क्या डिग्री है, अगर जो मैं डिग्री लिख रहा हूँ दैट शुड बी वेरीफाइड, दैट शुड बी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए कहीं से। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये होता है मुझे अपना नाम कैसे डिस्प्ले करना है, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के स्टेट मेडिकल काउंसिल से प्रैक्टिस नहीं, सब एथिकल चीज़ें होती हैं। तो इनको आपको फुलफिल करना है। तो एनी वायलेशन ऑफ एथिक्स इज़ अगेंस्ट द लॉ, देन इट इज़ अ पनिशेबल एक्ट। कि अगर मैंने ऐसी डिग्री डिस्प्ले कर दी जो मेरे पास है ही नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड नहीं है, या मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा स्पेशलिटी क्लेम कर दी जो मैं हुई नहीं, ये सारी चीज़ें एथिकल वायलेशन होता है। इसके अलावा जो कॉमन मिस्टेक्स में तो ऐसा है कि भाई डिपेंड करता है केस टू केस से, और ज़्यादातर डॉक्टर्स जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है भाई ओपिनियन बहुत मैटर करता है अपना अपना सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं डॉक्टर को, उस सिचुएशन में एक स्टैंडर्ड एवरेज डॉक्टर जो करता है वो आपको करना है। हम आपसे बहुत हाईएस्ट डिग्री को एक्सपेक्ट नहीं करते, हम लोएस्ट भी नहीं करते। ए रीजनेबल डॉक्टर, हाउ वुड ए रीजनेबल डॉक्टर बिहेव इन दैट सिचुएशन? अगर आप, जैसे हम लोग कोर्ट में कैसे देखते हैं कि भाई आपने एक केस आया कि जी गड़बड़ कर दी, तो हम क्या करते हैं सेम ब्रांच के 2-3 एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं और हम बैठ जाते हैं कि आप बताइए सर इस केस में अगर ये सिचुएशन आपके पास होती तो एज ए रीजनेबल डॉक्टर क्या करता। अगर उस रीजनेबल डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डेविएशन है तो आपको लगे गड़बड़ है कुछ तो भी, पर रीजनेबल ठीक है। तो इस तरह से मोटा तरह देखा जाता है कि नेग्लिजेंस है कि नहीं। सर आपने 4000 केसेस देखे हैं इन हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में मैं 10 साल तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल का प्रेसिडेंट था, तो हमारी कोर्ट लगती है, और दिल्ली में जितने भी केसेस होते हैं ज़्यादातर केसेस जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल के केस होते हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आते हैं। तो वी है सिस्टम देयर, तो वो उनको हम एजुकेट करते हैं। तो रफली 3,500-4 हज़ार केसेस करीब 10 साल में आए होंगे, जिसको मैंने विद माई टीम एजुकेट किया है। वाह। सबसे कॉम्प्लेक्स केस क्या देखा सर आपने वहाँ पे? नहीं तो ऐसा बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ऐसा विचित्र। वैसे वियर्ड तो ऐसा बताना मुश्किल है, पर मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि मैं पढ़ाता भी हूँ डॉक्टर्स को, मैं मेडिकल लॉ पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं दिल्ली में मेडिकल की, सब मैं जाता हूँ मैं, और एसेंशियली पिछले 10 सालों जा रहा हूँ। उनकी आधा घंटे का मेरा लेक्चर होता है लॉ के ऊपर। तो आपने मुझे उसमें एक चीज़ मेरे हमेशा कहता हूँ कि इंटेंट डज मैटर। अगर आप राइट इंटेंट से कोई काम करोगे और अपनी जो नॉलेज है उसका यूज़ करोगे, उसके बाद आउटकम आपके के हाथ में नहीं है। पहली बात तो है कि आपकी डिग्री जो बता रहे, जो आप क्लेम कर रहे होनी चाहिए, फेक आप पेशेंट को नहीं बता सकते। नंबर 2, आपने रीजनेबल केयर दी है तो आउटकम मैटर नहीं करता। पर उसके बाद पर अगर आपका इंटेंट गलत है, सपोज आपने कहा ना किस तरह की वियर्ड केसेस की बात करो, इंटेंट वहाँ होता है कि जहाँ आपने एक तो ऐसा क्लेम किया जो आप डिग्री आपके पास है ही नहीं, तो धोखा है, तो है ना। हाँ सर वो तो हो गया, बट कोई ऐसा केस जो आपने देखा हो जहाँ पे डॉक्टर की बहुत बड़ी गलती थी, उनका मैं नाम कुछ तो बताइए। केसेस बताता हूँ। हाँ जी। जहाँ इंटेंटली भी गलत होता है, जैसे मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, इसमें हमने देखा कई बार ना किसी पहचान के चक्कर में या किसी यारी दोस्ती में, कई बार या पैसे के लालच में या किसी प्रेशर में दे देते हैं, वो ठीक नहीं है। हमने एक ऐसे केस भी देखे हैं कि एक पेशेंट है जो जेल में बंद है,
पर्सन है जेल में बंद है बिकॉज ऑफ सम क्राइम, और डॉक्टर बाहर बैठे बैठे उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिया, बाद में पकड़ में आ गया। तो बोलते हैं इंटेंटली ऐसे काम नहीं करने चाहिए डॉक्टर्स को जहाँ पे आप फंस सकते हो, और करने नहीं चाहिए, क्यों करना है वैसे भी ना। सर अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस जहाँ पे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में पेशेंट की जान चली जाती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं था या फिर किसी नर्स ने गलत इंजेक्शन दे दिया, ये बहुत कॉमन है जो हम सुनते हैं आजकल। ऐसे केस में डॉक्टर की जान बचती है या फिर आप उस फैटर्निटी से हैं तो यू विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देम कम वॉट में, बिकॉज जो आम आदमी है जिसका परिवार के सदस्य ले चला गया, ही डजंट गेट टू नो वो क्या कर लेगा। देखिए ऐसे पहली बात तो ना, मैं उस फैटर्निटी, अगर जब मैं उस पोस्ट पे बैठा होता हूँ ना, तो मैं उस फैटर्निटी का नहीं होता। ओके। मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल जुडिशियल बॉडी, हम उस सीट पे बैठते हैं जस्टिस करने के लिए। ओके। अगर आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ा तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी एक, पंच परमेश्वर, पढ़ी है? नहीं सर। नहीं पढ़ना जरा सा, क्या है सर? खूबसूरत कहानी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी थी। अच्छा। तो उसके क्रक्स ये था कि जब उस कुर्सी पर आप बैठ जाते हो ना, तो आपके अंदर एक उस न्याय की भावना आती ही आती है। राइट। और आपको वहाँ जस्टिस करने बैठते हैं, हम किसी को फेवर करने नहीं बैठते। आप कह सकते हो कि हम डॉक्टर करते होंगे, वी आर फेयर टू बोथ पार्टी, वी डोंट डू फेवर, दोनों में फ़र्क है। अब जो आपने कहा कि भाई डॉक्टर्स है ही नहीं, तो हमारे केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने तरीके से। सपोज आपको किसी डॉक्टर या अस्पताल के खिलाफ कोई कंप्लेंट है, हमारा प्रोसेस क्या, हम आपको बोलेंगे आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दीजिए हमको, उस कंप्लेंट को हम कंसर्न डॉक्टर को भेज देंगे या हॉस्पिटल जो भी है, उनसे हम उसका जवाब मांगेंगे रिटर्न में विद सपोर्टिव एविडेंसेस उनके फेवर में। अब हमारी जो कमेटी बैठती है, 5 लोग कमेटी बैठती है, वो दोनों डॉक्यूमेंट को लेके बैठ जाती है अलॉन्ग विद वन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, भाई कार्डियो का है, हार्ट का जो भी है। अब उसके बाद हम प्राइमा फेसी देखने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लेंट में वाकई में कुछ ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों बेचारों को पता भी नहीं, जैसे आपने बोला ना कि अस्पताल में गए तो बच ही जाना चाहिए। कई बार लोगों को कॉम्प्लिकेशन का मतलब, कई बार जस्ट ऐसे होता है जी, कई रीज़न होते हैं। तो अगर हमें लगता है कि प्राइमा फेसी कुछ है या थोड़ा बहुत है, तो हम नॉर्मली उसको बुला लेते हैं, पेशेंट को बुला लेते हैं, उस डॉक्टर को बुला लेते हैं, और उसके आमने सामने बैठ के डिस्कशन करते हैं, इनके क्वेश्चंस पूछते हैं, दोनों उसको आंसर कराते हैं। उसके बाद हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ लगता है कि आगे कुछ है, तो फिर हमारी पूरी काउंसिल बैठती है 25 मेंबर्स की। अच्छा। फिर वो डिसाइड करती है कि भाई गिल्टी है कि नहीं, गिल्टी है तो क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये 3 स्टेज से गुजरता है। तो मल्टी स्टेज है, मल्टीपल डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप किसी के फेवर में कर सकते हो, अगेंस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। ऐसे कोई रिफॉर्म जो हैं बने हुए बट आज भी रेलेवेंट नहीं है? नहीं देखो, रेलेवेंट बताओ बेसिकली क्या है ना, रेलेवेंट रिफॉर्म्स हैं, रेलेवेंट हैं, लॉज हैं, पर वो हर जगह पहुँचे नहीं है। अच्छा, मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जितनी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में आधा घंटा का लेक्चर लेता हूँ लॉ पे, हमेशा आधा घंटा का होता है, 1-1.5 घंटा चलता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं। क्योंकि मेडिकल में हमें कभी पढ़ाया नहीं गया कि मेडिकल के लॉज भी कुछ हैं। जैसे आपने कंसेंट की बात करी, कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ पढ़ाते नहीं है, नहीं कहीं था ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कहीं था ही नहीं। अब ये जो बंदा आ गया, उसको अब मैं जाके जो बताता हूँ, तो देन आई टेल कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। आपको ये नहीं पता कि वो क्या नहीं पता। जब मैं आधा घंटा उनको बताता हूँ, उसके बाद वो घंटों चलता है, कहते हैं अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था, हमें तो पता नहीं कंसर्न ऐसे लेना चाहिए, हमें तो पता नहीं डिग्री इनवैलिड है ऐसा करना। तो ये बात बहुत पहुँचाना इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ना कि है ये, अब मेडिकल MCA कोड ऑफ एथिक्स 23 साल से है। अगर मैं सामने जब भी लेक्चर लेता हूँ, करीब 200-300 डॉक्टर बैठे होते हैं, मैं हमेशा पूछता हूँ क्लाइंट कि आप में से कितने डॉक्टर्स ने इस मेडिकल कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ा है। 3 या 4 होते हैं मुश्किल से 200 में से। जबकि ये जो ऐसा है 20 साल से, और हमारी प्रैक्टिस को डे एंड नाइट उसको गाइड करता है, तो उसके बारे में पॉइंट्स आ रहे हैं। आप पढ़ते ही नहीं, आप अवेयर ही नहीं कि ऐसा कुछ है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने तो पढ़ा नहीं है, पर कोई जो केस फाइल करता है वो पढ़ के आता है। अब पढ़ के तो क्या करेगा, अगर आपको चेक करेगा आप रजिस्ट्रेशन है कि नहीं काउंसिल में, आपकी डिग्री वैलिड है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, आपका ये तो नहीं, आप सारी चीज़ें पकड़ लेगा, आप वहीं फंस जाओगे। कंसेंट आपका प्रॉपर है कि नहीं। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है कि मैं जब प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल का बना, तो मैंने एक प्लेज लिया, या मैंने लिया कि मैं दिल्ली में हर डॉक्टर को मेडिकल लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। कम से कम उनको अवेयर करूंगा कि वो ऐसा लॉ है। आधा घंटे में हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता मैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि मैं जितने भी मेडिकल काउंसिल, मैंने मैंडेटरी कर दिया कि उसमें आधा घंटे का दिल्ली मेडिकल काउंसिल की ओर से आधा घंटे का मेडिकल लॉ पे आपको डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है। और मैं 10 साल से सैटरडे संडे पर ऐसे भी निकल जाता है हमेशा, फैमिली छोड़ करके, कि जाता हूँ बताता हूँ। उससे कम से कम डॉक्टर्स में अवेयरनेस आ गई कि हाँ मेडिकल लॉ हमें भी पढ़ना है, हम जाके गूगल करेंगे, पढ़ेंगे। तो और जितने भी हमारे दिल्ली मेडिकल काउंसिल में केसेस होते हैं,
हम हर केस को वेबसाइट पर डाल देते हैं अपनी, हर केस को आप भी जाकर देखना क्या कंप्लेंट थी, क्या फाइंडिंग्स थी, क्या जजमेंट था, पूरा होता है। उससे भी आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है। इसके अलावा हमारे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का बुलेटिन आता था, मैं उस पर रेगुलरली लिखता हूँ, हर 15 डेज मेरा आर्टिकल आता है, जैसे आज आपसे बात हो रही है जी। ये भी एक मेथड बनेगा कि लोगों तक बात पहुँचेगी। बिल्कुल सर। अब लोगों को मालूम पड़ेगा ना ऐसी कोई चीज़ होती है, तो इससे पेशेंट की अवेयरनेस बढ़ रही है कि भाई अगर मुझे लगता है मेरे खिलाफ गलत हुआ तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे क्या राइट्स हैं। और डॉक्टर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर इसको एज एन एड ऑन कॉन्फ्रेंस के बदले अगर आप इसको जो करिकुलम में ऐड कर दो वो बेटर ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। इस पर बात हो रही है, शायद इसको ऐड किया भी गया होगा, मुझे बहुत ठीक से पता नहीं, पर मुझे लगता है इस पर काफ़ी बात हुई थी और ऐड किया गया होगा। कम से कम अगर आप फाइनल ईयर में 2-4 चैप्टर्स पे पढ़ा दोगे तो एटलीस्ट दैट विल एक्ट एज ए स्पार्क। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो ये है। आपका सजेशन बहुत सही है और मेरे ख्याल से कैरिकुलम ऐड किया गया है। ऑल्सो जो आपका ये कोड था जो 2002 में आया था, 23 साल हो गए, इसको हम लोग रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका 2023 में इसको रिवाइज करके आया था नेशनल मेडिकल कमीशन का, तभी साले 20 साल के बाद 21 साल के बाद रिवाइज हुआ। और उसके बाद वो भी अबेयंस में चला गया, वो रुक गया है उसके बाद। वो भी अब आज की डेट में भी वही पुराना लगा, 23 साल पहले वाला। ऐसा क्यों सर? मुझे क्या पता, पॉलिटिक्स है या सिस्टम है या कौन? हमारे देश में जैसे चलता है ये तो हर साल अपडेट होना चाहिए। मैंने आपको कुछ चीज़ ऐसी बताई जो इतनी रिसेंटली आई है। मान लो सोशल मीडिया में डॉक्टर्स का है, ट्रू, ठीक है, अब डॉक्टर्स तो सोशल मीडिया में जाना है नहीं जाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब एज पर ओल्ड एमसीआई कोड ऑफ एथिक्स एजुकेशनल वीडियोज आर अलाउड पर सोलिसिटिंग ए पेशेंट इज नॉट अलाउड, ठीक है। देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन दिस टू, व्हेन यू क्रॉस दैट लाइन आपको पता ही नहीं, किसी की पेशेंट का आइडेंटिटी रिवील हो, कुछ भी हो गई। अब इन चीज़ों में कोई लॉ है नहीं, लॉ ना होने से जब सब्जेक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। ट्रू। अब सब्जेक्टिविटी में अब उस समय किस सामने वाले का क्या मूड था क्या नहीं मूड था, भाई ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए ना, डॉक्टर को पता होना चाहिए ये मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता। अगर नहीं पता तो कुछ भी कर देगा वो, राइट, फिर फंस जाएगा। तो सर ये प्रोसेस के तहत अगर किसी को जानकारी नहीं है तो कोई भी पेशेंट अगर उसे कंप्लेन रेज करनी हो किसी भी अस्पताल डॉक्टर के खिलाफ, तो वो उस हॉस्पिटल पे कंप्लेन ना करे, वो जो लोकल डिपार्टमेंट है, कम्युनिटी है, कोई वेबसाइट है, कहाँ जाके कंप्लेन करे? देखिए ऐसा था कि ना पेशेंट को कंप्लेंट करने के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। जैसे हर स्टेट की अपनी स्टेट मेडिकल काउंसिल होती है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है जी। हमारी वेबसाइट में जाए तो सब कुछ लिखा है कि आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके। और ये जो काउंसिल है सरकार बनाती है, ओके, जुडिशियल बॉडी है, पावरफुल बॉडी है, और इसके जजमेंट्स डॉक्टर्स पे बाइंडिंग भी है। अगर काउंसिल ने कहा कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो कैंसिल है वो। ओह, हाँ मतलब ठीक है, वो चैलेंज कर सकते हैं पर पूरे पावर है। तो पेशेंट यहाँ जा सकते हैं, पेशेंट के अलावा नॉर्मल सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कई बार पेशेंट पुलिस में भी जाते हैं, पर पुलिस को नॉर्मली कोई चीज़ों को पता नहीं होता तो पुलिस मेडिकल काउंसिल को रेफर कर देती है। तो ये सारे एवेन्यूज है, पेशेंट कहीं भी जा सकता है। तो गलती डॉक्टर की होती है या फिर सिस्टम फेलियर भी एक कोई चीज़ है? नहीं, कई बार गलती किसी की भी नहीं होती। मैंने भी बोला ना, अगर आप गलती ना हो तो आदमी इमोर्टल हो जाएगा ना, फिर तो कई बार गलती किसी की नहीं होती। अब मेडिकल साइंस में तो परफेक्शन तो है नहीं, हर केस बच सकता हो। नहीं सर, इन 4000 केसेस में आपने क्या देखा कि मैक्सिमम जो गलतियां थी वो सिस्टम की फॉल्ट की वजह से थी या डॉक्टर की फॉल्ट की वजह से थी? इसमें क्या होता है, देखो ये एक ना थोड़ा सा देखो मेडिकल काउंसिल में हम लोग ना व्हाट वी लुक इनटू द प्रोफेशनल मेडिकल नेग्लिजेंस। हम इंडिविजुअल्स की देखते हैं। अगर मान लो सिस्टम में हॉस्पिटल में कोई चीज़ थी या नहीं थी, हॉस्पिटल की गलती है, तो नॉर्मली हम उसको दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है जो उनको रजिस्ट्रेशन उनको रेफ़र कर देते हैं। पर आई थिंक ये ज़्यादातर होता है अगर कोई डॉक्टर की गलती है तो साथ में अगर अस्पताल की गलती है तो वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो हम जब भी देखते हैं हम हर चीज़ हर पहलू को देखते हैं। क्या बोलते हैं सर? वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, वाइकेरियस, ठीक है। उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो डॉक्टर्स की भी देखी जाती है, सबकी देखी जाती है। तो मोस्टली हमारा फोकस होता है इंडिविजुअली कहीं उसने गलती तो नहीं करी ऐसी, पर ऑब्वियसली जब इन्वेस्टिगेट करें तो मालूम पड़ जाएगा कि सिस्टम में कोई चीज़ कमी तो नहीं थी। तो हम उस मैटर को भी उठाते हैं और कंसर्न अथॉरिटी को उसके बारे में लिखते हैं कि आप इस पर इन्वेस्टिगेट करिए कि अस्पतालों में ये कमी क्यों थी। डू ऑल्सो फील कि आजकल जो कॉर्पोरेट कल्चर आ गया है हॉस्पिटल्स में, उसकी वजह से डॉक्टर्स हैव बिकम अ लॉट मोर वल्नरेबल, कि वो ना चाहते हुए भी दे हैव टू मीट द टारगेट्स जो उनको दिए गए हैं, उसकी वजह से वो चीज़ कर बैठते हैं जो नहीं चाहते। चाहे वो रेकमेंड कर देंगे कि ये भी सर्जरी होनी चाहिए, ये भी टेस्ट होना चाहिए, ये भी चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं होनी चाहिए, बट उन्हें पता है कि ये काउंट होगा।
देखो आपने जो बोला ना, ये भी बहुत कॉमनली, जैसे आपने बोला ना कि वेंटिलेटर पर रख देते हैं मरे हो, ये भी आजकल बड़ा कॉमनली चल रहा है कि टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट नहीं होता है। इसको बताता हूँ, इसको अलग तरीके से देखो। टारगेट नहीं दिए जाते हम तो, आपको बिलीव नहीं होगा, बताता हूँ रीज़न क्या होता है। भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये कमर्शियल वेंचर्स हैं, ठीक है, इनका भी इकोनॉमिक्स होती हैं सबकी, अपने अपने खर्चे होते हैं, चलते हैं, ठीक है, दे आर नॉट कि सरकारी चलेंगे। इनको अपना अल्टीमेटली कॉमर्स एट द एंड ऑफ द कॉमर्स है। और मोस्टली दिल्ली में जितने हॉस्पिटल दे आर रन बाई कॉरपोरेट्स, नॉट डॉक्टर्स। ज़्यादातर में देखो, आप पहले तो ट्रस्ट सोसाइटी, अब ज़्यादातर ये बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए हैं चलाते हैं। इनका अपना एक मॉडल होता है और ये फेसलेस है। ये इनका मालिक पता नहीं, मलेशिया में बैठा, साउथ अफ्रीका में बैठा, आपको पता नहीं, 4 MBA लड़के बैठे हैं, चलाना होता है। अब इनका टारगेट तो बस अस्पताल हमारा चलता रहे, प्रॉफिट में चलता रहे, ठीक है। अब डायरेक्ट इनका टारगेट नहीं होता। जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल सर्जरी का डिपार्टमेंट है, 4 डॉक्टर्स की वहाँ वैकेंसी है। अब एक बड़ा कॉर्पोरेट में हर कोई जुड़ना चाहता है। उस एरिया में मान लो 20 डॉक्टर्स हैं, हर कोई जुड़ना चाहेगा कि मैं जाऊँ वहाँ पे, भाई मेरा नाम हो जाएगा। तो उन 4 किसको रखेंगे? रखेंगे जो टॉप बेस्ट होंगे, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो किसकी, उनको 4 को रखेंगे। उनको अपने बेड पे तो भरना है, अपना काम करना है। अब वो 4 वही रहेंगे जो वहाँ पे सबसे बेस्ट होंगे। जो उनमें से कल को काम नहीं करेगा, तो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह से चलता है। इसको आप कहते हो टारगेट है भाई तेरे को रहना पड़ेगा मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट, नहीं तो उसको रख लेंगे। सर बात बेस्ट की नहीं है, बात है कि जो रिकमेंडेशन की जा रही है, ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो टेस्ट नहीं भी होने चाहिए थे, ऐसा पेशेंट सोचता है सर, आम आदमी सोचता है कि इस डॉक्टर ने अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए ये टेस्ट भी, ये टेस्ट भी, ये टेस्ट भी बता दिया। हो सकता है कि वो जेन्युइन हो, टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी उसने बताया हो, लेकिन कहता है कि जो प्राइवेट अस्पताल है ना, यहाँ पे तो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो हॉस्पिटल जहाँ पे बात होती है 2 टूक। देखो उसमें देखो 2 बातें हैं। बिल्कुल पहली बात तो मैंने बोला कि मैं नहीं कह रहा कि सारे ठीक हैं सारे गलत हैं। डॉक्टर्स रिफ्लेक्स सोसाइटी नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है कि अब जैसे जैसे लिटिगेशंस बढ़ते हैं ना डॉक्टर के अगेंस्ट, मिसट्रस्ट बढ़ता है तो टेस्ट बढ़ते हैं। सपोज आप मेरे पास आते हो कि आपको हेडेक है जी, आप मुझे मेरे डॉक्टर, मैं चल यार क्रोसिन की गोली खा ले, एक आध दिन देख लेना, देख लेते हैं, कोई बात जी, ये होगा ना नॉर्मली जी। पर मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, मेरे को भरोसा नहीं। अब 1000 हेडेक में 100 में से एक को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को मुझे लगेगा अरे कल कुछ बाई चांस 100 में से किसी को वो तो मेरे पर केस कर देगा, तो मैं तो पहले टेस्ट लिख दूंगा, मैं क्यों फंसूँ। अब क्लिनिकल जजमेंट में अगर मैं डिसीजन लेता हूँ और डिसीजन गलत सही दोनों हो सकते हैं ना, इसको बोलते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। जिन कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका वगैरह में लिटिगेशंस बहुत आई हैं और डिफेंसिव मेडिसिन चलती है। अगर बुखार होगा तो डे 1 पे सारे टेस्ट करा लेंगे। अब मेरे पास आओगे तो मैं 2-3 दिन कोशिश करूंगा, चल यार वायरल फीवर होगा, पैरासिटामोल ले ले। चौथे दिन मान लो कि ऐसी बीमारी निकल आए तो बोलेगा आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया जी पहले दिन, हम तो करा लेंगे। पेशेंट ना वैसे खुश है ना वैसे खुश है। नहीं मैं कह सकता ना, फर्स्ट डे आपने कराया नहीं, जरा मिस कर दिया आपने, मेरा तो बच्चा बच जाता। तो अब क्या करोगे? अगर मैंने अब कराया, सपोज 100 लोगों के मैंने डे 1 में टेस्ट करा लिया, 99 का नॉर्मल आएगा, क्या बोलेंगे? फालतू में करा लीजिए टेस्ट, टारगेट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में करा लीजिए, हमारा तो कुछ नहीं निकला, ये होगा ना। और ये पॉसिबिलिटी कि ना निकले। अब मुझे डर उससे एक पेशेंट का है कि अगर इसका चूक गया तो ये छोड़ेगा नहीं मेरे को, या तो मेरे को लगे कि मैं करूं ना करूं कोई बात नहीं, मैं सेफ हूं, मैं अपने क्लिनिकल पे खेलूंगा। पर मैं अगर मैं सेफ नहीं हूं, मैं तो अपने कैरियर में बहुत हज़ारों पेशेंट देख रहा हूँ, 2-4 में लगे थे, मेरा तो काम हो गया पूरा। तो इसको बोलते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। ट्रस्ट बेस्ड चलता है। अगर ट्रस्ट है तो ठीक है, ट्रस्ट नहीं तो अगर आप भाई पेशेंट डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा तो डॉक्टर पेशेंट पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, उसको भी लग रहा है कल को ये ना कर दे, भाई करा ले, मैं तो लिख दूं, मैं तू सिटी स्कैन करा ले, ना करा तेरी मर्जी है, हेडेक हो रहा है MRI करा ले, तेरी मर्जी है। कल को निकल आया तो बोलेगा आपने MRI के लिए क्यों नहीं बोला सर। ऐसा भी होता है, होता ही ऐसा भी होता है ना। आप तो रोज सुनते होंगे जी, डॉक्टर के पास गए थी, बताया क्या था, MRI बोलता मेरा तो पेशेंट खराब हो गया, उसने अगले ने बोला नहीं, और अब मैंने 10 का लिखा, 9 का नॉर्मल आए, बोलेंगे पक्के कमीशन के चक्कर में कराता है MRI, तो हेडेक में कोई उसी के पास जाना बोलेंगे तो हेडेक का मतलब MRI कराता है कोई है। तो अब दोनों साइड ये तो है ना प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग। बट सर ऐसा है ना कि वो कहते हैं कि जी जो मेडिसिन लिखी होती हैं वो सिर्फ उसी फार्मेसी में मिलती हैं या उसके आसपास ही मिलती हैं, अगर आप कहीं दूर चले जाओ तो मिलती नहीं है। ये तो है, ये भी दुकान नहीं, बिल्कुल सही है, और ये सही भी है, और रीज़न बता दोनों इसके। कुछ तो ऐसा हो सकता है गड़बड़ हो, या कोई ऐसा बड़ी तोप डॉक्टर हो कि जिसके दम पे दवाई कंपनी चल जाए, फिर तो ठीक है जी वही जाके ले ले, इतने बड़े तोप तो होते नहीं।
दूसरा क्या होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्ट का ना, मैं बता रहा हूँ जो पर्टिकुलर मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरा क्लिनिक है। अब एक पर्टिकुलर सॉल्ट है, मान लीजिए एमॉक्सिसिलिन है, कॉमन सॉल्ट है, कम से कम 2000 प्रिपरेशन है मार्केट के अंदर, 200 तो होंगी। अब हर केमिस्ट हर प्रिपरेशन को रखेगा नहीं। अगर मैं लिखता हूँ, मान लो मैं 5 या 10 प्रिपरेशन जानता हूँ, ब्रांड नेम जानता हूँ, लिख दूंगा, ठीक है, वो मेरे आसपास के केमिस्ट को पता है अरुण गुप्ता ये लिखता है, तो वो रख लेंगे सारे के सारे। पर उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके आप मान लो चलो 20 किलोमीटर दूर नोएडा चले जाओ, हो सकता है वहाँ के डॉक्टर ना लिखते हो, तो वो तो नहीं मिलेगी वो। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मल्टीपल उसमें आ गए हैं। और बाकी तो ये ऐसा कोई इतना बड़ा तोप हो कि भाई उसके ब्रांड वहीं रखें और पूरी फैक्ट्री चला दे, तो फिर तो बात ही अलग है। सर फैक्ट्री तो नहीं, बट लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो एमआरस आते हैं डॉक्टर के पास कि जी आप हमारा नाम लिख देना इस मेडिसिन का, आपके यहाँ एसी लगवा देंगे, आपको एक ट्रिप दे देंगे, ये भी चीज़ें ये थी होती है। पर ये ना अब गलत, बिल्कुल ठीक गलत है, पर ये इलीगल है, गलत है। अगर हमारे पास ऐसी खबर आती है, एक्शन लेते हैं, बहुत एक्शन होते हैं। और एमसीए कोड एथिक्स में इलीगल है, किसी भी फार्मा कंपनी से किसी तरह का बेनिफिट लेना इलीगल है। जहाँ जहाँ पता चलता है, खबरें आती हैं, सजा होती है डॉक्टर्स को, होती है। एंड सरप्राइजिंग सर कि जो मेडिसिन लिखी गई है वो बहुत महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू दी ऑल्टरनेट मेडिसिन किसी और कंपनी की जो कि सस्ती होती है। तो सस्ती वाले भी तो कोई लिख ही रहा है ना, दवाई करे। तो मेरी बात सुनो, आपको बताता हूँ इसमें सबसे बड़ा कहानी क्या है। अब 2023 में जो आप, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था, पर 23 में जो एनएमसी का जो आया था कोड ऑफ एथिक्स, क्यों वापस चला गया, मैं बता रहा हूँ क्यों चला गया। 2 उसमें क्लॉज ऐसे थे जो देखते मैंने कहा था तो मुश्किल हो जाएगी। एमसीआई कोड ऑफ एथिक्स में भी लिखा था कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, मान लो पैरासीटामोल सॉल्ट है, बुखार की दवाई होती है। अब ये 10 ब्रांड नेम से आती है। अब जो जेनरिक मेडिसिन होगी, मान लो जी वो होगी सपोज 10 पैसे की, तो एक पर्टिकुलर ब्रांड की 1 रुपये होगी, एक पर्टिकुलर ब्रांड की 10 रुपये हो सकती है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी हमारे देश में अजीब सी परंपरा है डॉक्टर्स को बदनाम करने की। ये डॉक्टर्स तो ब्रांडेड मेडिसिन लिखना चाहते हैं जी, ये कहते हैं। अब ये हुआ, अब 2023 में एनएमसी कोड ऑफ एथिक्स में लिखा था डॉक्टर्स मैंडेटरी करते थे जेनरिक मेडिसिन लिखे हैं खाली, उसको पढ़ते हैं, मैंने कहा हो नहीं सकता है। तो इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, सो पावरफुल, इतनी कैश रिच, मनी रिच, ये सबको चलाती है, हम सबको चलाती है। भाई वो कौन से कंपनी है जो ब्रांडेड मेडिसिन बना रही है, कौन है ये, कौन इनको सपोर्ट करता है और किसको ये सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा था आप ब्रांडेड मेडिसिन बनाना बंद कर दो ना, क्या दिक्कत है, क्यों बनाते हो। अब 10 पैसे की गोली है मान लो, सोचो आप, सोचना जरा, वही 10 रुपये की भी एक। अब मेरे से सामने वाला केमिस्ट बैठा है, अगर मान लो उसको 20% प्रॉफिट है, 10 पैसे में कितने कमाएगा, 2 पैसे, और 10 रुपये में कितने कमाएगा, 2 रुपये। तो कौन सी रखेगा, महंगी वाली, कौन सी रखेगा, महंगी वाली। मैंने रखेगा ना। अब मैं अरुण गुप्ता फीस तो ले रही है पेशेंट 1000 रुपये की, ठीक है। मैंने अब मेरे पास एक सिरप आता है, कुछ खांसी का सिरप है, उसका जो एक सबसे जो सॉल्ट है, जो यूजफुल सॉल्ट है, 10 रुपये की बोतल, 12 रुपये की बोतल आती है वो, क्योंकि ड्रग कंट्रोल में होती है ना। मैं बताऊँ, एक अलग चीज़ें बताता हूँ आपको। अब वो 10 रुपये की बोतल में उसको 2 रुपये का प्रॉफिट है केमिस्ट को। दूसरा की कंपनी ब्रांड की बनाती है, उसमें कुछ उन्हें एक एक्स्ट्रा ऐड डाल दी जिसकी जरूरत नहीं थी, फ्लेवर डाल दी, वो है 100 रुपये की बोतल, उसमें 20 रुपये कमाते हैं। अब मैं जब भी 10 रुपये की बोतल लिखता हूँ तो वो मिलती नहीं किसी के पास। अब पीछे जा रहे चक्कर लगाता है कि सर आप, अब हमें लगता है हमें 1000 रुपये तक फीस ले लिया, अब उसके 20 रुपये जाने चक्कर में कहाँ घुमाता फिर उसको। तो जो जेनरिक मेडिसिन में डॉक्टर्स नहीं लिखना, डॉक्टर्स ब्रांडेड नहीं लिखना चाहते, आप जेनरिक मेडिसिन बनाइए, क्वालिटी एश्योर कर दीजिए, एक तो क्वालिटी एश्योर होनी चाहिए और अवेलेबिलिटी एश्योर कर दो। आप ब्रांडेड मेडिसिन बंद कर दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या डॉक्टर्स डिप्रेस्ड हैं लॉ की वजह से? जिसके ऊपर आता है वो तो डिप्रेस हो जाता है एक बार तो ऐसा तो नहीं, ऐसा देखो डिप्रेस पता नहीं है क्यों नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं कि लॉ भी है मेरे लेक्चर के बाद आधे डिप्रेस में होते हैं मैं जब जाता हूँ ना हॉल में तो सारे के सारे खुश हो जाते हैं, जब मैं निकलता हूँ तो सबके चेहरे पर शौक होता है। हाँ, कि क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कह रहे बॉस क्या बता दिया आपने, तो कहाँ फंस गए। तो ये तो मैं देखता हूँ, कहते हैं कि ना वो ये तो है, पर वो एक्चुअली क्या होता है, कई बार इग्नोरेंस इज ब्लिस, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें डराने, मैं तुमको डराने ही आया हूँ, मैंने कहा तुमको डराने नहीं है, मैं डराने आया हूँ, डरो, तुम डरते नहीं हो, यू शुड बी स्केयर्ड कि तुम्हें क्या नहीं पता है। तो उससे फ़र्क है। आई थिंक डिप्रेस तो नहीं है, पर कम से कम वंस यू नो इट देन यू बिकम अवेयर ऑल्सो। आप इम्प्रूवमेंट होता है ना आपके, क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट होगा, आप इम्प्रूवमेंट होगा ना, आपको अगर पता चलेगा तो। तो सर एक नया MBBS डॉक्टर
जिसको भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला है कि दुनिया कैसी हो सकती है, पेशेंट्स की फैमिलीज़ कैसी कैसी हो सकती हैं, उसे क्या एडवाइस देंगे प्रिकॉशनरी कि वो संभल जाए? अब तो ऐसा बन ही गए, यहाँ तक आ ही गए, तो आगे तो चलना ही पड़ेगा। भाई मैं डॉक्टर के लिए तो वैसे ही कहता हूँ, दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करो, एम्पैथी मत लूज़ करो। क्योंकि देखो हमारे मेडिकल काउंसिल में जो केसेस आते हैं ना, हम लोग ना उनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं देते पेशेंट को अभी भी। हम सिर्फ अगर डॉक्टर गिल्टी तो डॉक्टर का नाम इरेज करेंगे। अब एक पेशेंट हमारा जो कंप्लेंट है क्या आ रहा है, 6 महीने साल 2 साल खराब भी करता है, एनर्जी भी, टाइम भी, पैसे भी, सिर्फ किसी लिए डॉक्टर को मुझे पनिश करना है, इसको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको कुछ नहीं मिला, एट द एंड ऑफ द डे इसको कुछ नहीं मिलेगा है। तो चाहता है कि तो पर वो पेशेंट किसी और के साथ अन्याय ना करे। हिंदुस्तान में इतने वो लोग नहीं है हमारे यहाँ। उसको खुंदक है डॉक्टर से पर्टिकुलर, और खुंदक मोस्टली बिहेवियर से होती है, हमने देखा है। मैं बता रहा हूँ, बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अगर आपका पेशेंट भी समझते हैं, हर कोई पेशेंट ऐसा नहीं गलत होता है, दे डू अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है मेडिकल साइंस के लिमिटेशंस है, पर कई बार आपका बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर बहुत एपैथेटिक है, एरोगेंट है, केयरलेस है, तो वो उनको चुभ जाता है। जो आते ही हैं सब ज़्यादातर कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब ठीक से बातें नहीं करते थे, जल्दीबाजी में रहते थे, रूड थे, तो वो उनको चुभ जाता है। तो मेरा सबसे पहला ये कि आपको ना एक सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए मुझे पेशेंट के प्रति, उसको लगना चाहिए आप उसके साथ हो, आउटकम कुछ भी हो। ये एक सबसे बड़ा जो फैक्टर मैंने देखा केस करने में। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास एक आर्ट ऑफ अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप 90% केसेस बचा सकते हो। 90% केसेस अगर आप बिहेवियर अच्छा रखोगे उनके, ठीक है। मैं तो 10% की बात नहीं कर रहा, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की चीज़ होती है। दूसरा, हम लोग मेडिकल में कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, वट एवर यू डू प्लीज़ डू राइट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपने लिखा वो माना जाएगा। सपोज आप करते रहेगा, आपने लिखा कुछ नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना। पर एट द एंड ऑफ द डे इज गुड बिहेवियर, साउंड बिहेवियर, ए गुड स्किल एंड ए राइट इंटेंट। राइट इंटेंट कि भाई मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरा कोर एरिया, उसके बियॉन्ड पेशेंट ना लूँ, मैं ऐसी जगह एडमिट कराऊँ जहाँ उसके लिए फैसिलिटी सारी अवेलेबल हो, मैं गलत काम नहीं करूँ। और मैं अगर मुझे लगता है कि मेरा पेशेंट मेरे बस में नहीं है तो राइट टाइम में उसको रेफर भी कर दूँ कहीं ना कहीं। पेशेंट देखता सारी चीज़ें ना, तो मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, मेरी डिग्री साउंड होनी चाहिए, मैं प्रॉपर जगह एडमिट करूँ, प्रॉपर स्किल को इस्तेमाल करूँ, और राइट टाइम पर राइट एडवाइस देकर उस पेशेंट को रेफर भी करूँ। तो ये मेरे लगता है कि दैट इज द की टू गुड एंड सेफ प्रैक्टिस। डॉक्टर्स की सेफ्टी की बात करें सर, जो कोलकाता रेप केस हुआ, कितने सेफ हैं डॉक्टर्स? नहीं, डॉक्टर्स तो मैंने आपको बोला कि सेफ्टी की तो वो तो चलो एक क्रिमिनल इंटेंट था, मैं तो आप पेशेंट की बात कर रहा हूँ। भैया आप अस्पताल में आके मान लो मर गए या कुछ भी हो गया, जो आपके एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट नहीं मिला तो क्या करो, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, उठा के ले आए। अब अगर उसने, डॉक्टर ने कोशिश की, बचा नहीं बचा, क्या कर सकता है भाई। पर द मोमेंट यू थिंक कि भाई वहाँ तोड़ने फोड़ने लगे, थ्रैशिंग करने लगे, करने लगे, तो ये तरीके तो भाई सिविलाइज सोसाइटी में तरीका नहीं है ना। अगर आप तो हर जगह जजमेंट में रोड पे ही कर लूँगा, फिर हर जगह मैं डिसाइड कर लेता हूँ गलत कौन है, सही में पीटना पाटना शुरू कर देता हूँ। सिविल सोसाइटी क्यों होती है? अगर आपको अगर सपोज है कि आपके साथ गलत हुआ, तो उसके एवेन्यूज़ है ना हमारे देश में। क्यों बनी है काउंसिल्स, क्यों बनी है कोर्ट्स, क्यों बनी है पुलिस, क्यों बनी है? आप रोड पे खुद ही जजमेंट कर लोगे वहाँ खड़े होकर के, तो फिर तो सोसाइटी नहीं रहेगी ना। ट्रू सर, बहुत अच्छा लगा आपने जितनी ऑनेस्टी के साथ दोनों पर्सपेक्टिव्स करे शेयर, पेशेंट भी और डॉक्टर भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप जब किसी एक फील्ड से आते हैं तो उन्हीं को आप सपोर्ट करते हैं, बट यू गिव द ब्लैक एंड द वाइट ऑन बोथ द साइड्स, और वो काफ़ी इंसाइटफुल था, इट गिव क्लैरिटी। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस सर। अब वो प्रेमचंद की स्टोरी पढ़ना जाके डन पंच परमेश्वर मैंने बचपन में पढ़ी थी जी, पर आज तक बोलता नहीं हूँ। तो खैर उनकी कहानियाँ तो सिखाने लायक होती थी, पर मुझे लगता है बच्चों को पढ़ानी चाहिए कहानियाँ। तो उस कुर्सी पे बैठ के आप ना अन्याय नहीं कर सकते, कभी ये होता है। ट्रू। थैंक यू सर, थैंक यू।